नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। हम कर रहे थे कक्षा 10वीं के राजस्थान अध्ययन, जिसमें हमने पाठ 9, 10 और 11 कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं पाठ 8। बिना देरी के चलिए इसे शुरू करते हैं। राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंगस्थली रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साह पूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देशीय नृत्य कहते हैं। इनसे लोक नृत्य भी कहा जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल, लय आदि पर सख्ती से पालन नहीं होता है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, मेले व लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपरा के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं जयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है: पहाड़ी, राजस्थानी तथा पूर्वी मैदानी। लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं। इनका वर्णन नीचे किया जाता है। गैर, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोले घेरे में नृत्य करते हैं। पुरुष करते हैं। ये किनके द्वारा किया जाता है? ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। एरिया कौन सा है? मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। गोले घेरे में नृत्य के कारण इसे गैर तथा गैर करने वाले गैरिय कहलाते हैं। मेवाड़ व बाड़मेर के गैर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इसमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रमुख वाद्य ढोल, बांके और थाली है। तो हमने अभी तक इन 2 पैरा में क्या पढ़ा है? पहला तो हमने पढ़ा है, 1 सेकंड। एक तो हमने पढ़ा है कि उदयपुर में लोक कला मंडल है, जिसके संस्थापक कौन है? देवीलाल सामर है। उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? देवीलाल सामर है। उसके बाद में हमने पढ़ा है मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का नृत्य है। कौन सा है? गैर नृत्य। गैर नृत्य कहाँ का है? मेवाड़ और बाड़मेर का है। होली के अवसर पर होता है। पुरुषों द्वारा गोल घेरे में किया जाता है। और इसके अंदर वाद्य यंत्र कौन से हैं? ढोल, बांकिया और थाली। और ये जो देवीलाल सामर है, जिन जो किसके संस्थापक है? उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक है। उन्होंने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा है: एक तो पहाड़ी में, एक राजस्थानी में और एक पूर्वी मैदानी में। फिर अगला है गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये गिंदड़ नृत्य होली के दिनों में एक सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र है ढोल, डफ और चंग। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिसमें साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि प्रमुख हैं। तो हमने गिंदड़ में पढ़ा कि ये एक तो शेखावटी के अंदर किया जाता है, एक ये पुरुष प्रधान है। अवसर कौन सा है? होली के दिनों में होता है। टाइम कितना होता है? 1 सप्ताह तक होता है ये। और हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गणगौर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। और अभी हम कैसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, शेखावटी से कैसे जोड़े गिंदड़ को? तो हमने क्या कर लिया, शिखा होती है ना, जो चोटी होती है उसे शिखा कहते हैं। तो शिखा पर गेंद लगी है, शिखा पर गेंद लगी है, तो ऐसे हमने क्या किया, गिंदड़ नृत्य शेखावटी से संबंधित ऐसे याद कर लिया। अगला है कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ नृत्य ये कहाँ का है? शेखावटी, कुचामन, परबतसर, डीडवाना इन क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। कैसा है ये? व्यावसायिक लोक नृत्य है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल थाली बजती है। नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करते हैं। तो कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये एक तो होता है शेखावटी में, एक तो ये होता है शेखावटी में, और अवसर कैसा है? विवाह के अवसर पर होता है ये नृत्य, और ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। अगला है अपना चंग। चंग नृत्य के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में किया जाता है पुरुषों द्वारा। शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है पुरुषों द्वारा। कब? होली के दिनों में किया जाता है। इस लोक नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। पुरुषों द्वारा किया जाता है वृत्ताकार आकृति के अंदर। कैसे? वृत्ताकार के रूप में किया जाता है।
फिर घेरे के मध्य से में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। किसके धमाल और होली के गीत गाए जाते हैं? तो चंग नृत्य कहाँ पर सीखा जाता है? शेखावटी के अंदर। अगला आता है अपना डांडिया। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद में किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बड़ली के भैरू जी का गुणगान होता है। तो बड़ली के भैरू जी डांडिया नृत्य, ठीक है। राजा बाजिया साधु शिवजी रामचंद्र कृष्ण रानी सिंधिन सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता है। ठीक है, यह हो गया अपना डांडिया नृत्य। तो डांडिया नृत्य से अपने वाद्य यंत्र कौन से संबंधित पड़े? शहनाई और नगाड़े। और कौन से त्योहार के पास में होता है ये नृत्य? होली के बाद में होता है। पुरुषों की एक टोली द्वारा होता है। वृत्ताकार शैली में होता है। मारवाड़ का प्रसिद्ध है ये। राजा का वेश मारवाड़ के राजाओं जैसा है। बड़ली के भैरू जी के गुणगान होता है किस में? डांडिया नृत्य में। और वाद्य यंत्र कौन से यूज होते हैं? शहनाई और नगाड़े। फिर अगला है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? बीकानेर के कतरियासर गांव में। कहाँ पर? बीकानेर के कतरियासर गांव में। इसके अंदर तक जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। किसके? जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं जसनाथी संप्रदाय के। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ये भी केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। मतलब ये जो अंगारों का ढेर है ना, उसे धूणा कहा जा रहा है। तो अपने गुरु के सामने नाचते हैं और फतेह फतेह बोलते हुए वो इस अंगारों के ढेर पर यानी कि धूणे के ऊपर प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों में मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग ऐसा अनूठा संगम अत्यंत दुर्लभ है। तो अग्नि नृत्य को एक क्या कहा जाता है? राग और फाग का नृत्य। किसका? राग और फाग का नृत्य। राग और फाग का नृत्य। और हमने इसके अंदर कौन सा घोष पढ़ा? फत्ता फत्ता पढ़ा। एक होता है फायरे फायरे। फायरे फायरे ये क्या है? ये है भीलों का रण घोष है। क्या है ये? भीलों का रण घोष है। भीलों का रण घोष कि जब वो युद्ध में जाते हैं ना, तो वो फायरे फायरे बोलते हुए जाते हैं। और फतेह फतेह क्या है? कि जब अग्नि नृत्य करते हैं ना, तो ये जो जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं जसनाथी संप्रदाय के, वो जब ये नृत्य करने जाते हैं तो वो फतेह फतेह कहते हुए धूनी में जाते हैं। अगला नृत्य है अपना कौन सा? घुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुड़ला किसके द्वारा? केवल महिलाओं द्वारा। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती है और इस मटके को क्या कहा जाता है? घुड़ला कहा जाता है। अगला है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। विवाह के अवसर पर माली ढोली सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? माली ढोली सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब? विवाह विवाह पर। व्यावसायिक नृत्यों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने दिलवाई। ये भी कैसा एक व्यावसायिक नृत्य है। और व्यावसायिक नृत्यों को पहचान किसने दिलवाई है? राजस्थान के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जी ने। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। तो ये जो ढोल बजते हैं ये कौन सी शैली में बजते हैं? ये बजते हैं थाकना शैली में। किस में? थाकना शैली में। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ अपने हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ढोल नृत्य है कहाँ का? ये है जालोर का। कैसे? ढोल में क्या लग गए? जाले लग गए। मकड़ी जाले बनाती है ना, तो जाले कहाँ पे लगे हैं? ढोल में लगे हैं। प्रकाश में कौन लाए हैं? जय नारायण व्यास प्रकाश में लाए हैं। अगला है अपना कौन सा नृत्य? बम नृत्य। बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ पर होता है? अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा? बम नृत्य कहाँ का है? अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। फागुन की मस्ती और नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। तो नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य हो रहा है? बम नृत्य। कहाँ पर? अलवर और भरतपुर में हो रहा है। इसमें एक बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं को खड़े होकर दोनों हाथ में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ साथ थाली चिमटा ढोलक आदि वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। अगला नृत्य है घूमर। राजस्थान नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे के घेर
को जो वृत्ताकार रूप में फैलता है उसे घुम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई ये वाद्य यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ साथ हाथों को लचकदार संचालन प्रभावित करता है। अगला है अपना गरबा। गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय है गरबा में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इसका प्रचलन अधिक है। नवरात्रि में दुर्गा की आराधना के लिए किया जाता है। गरबा जो है वो 3 रूपों में किया जाता है। वो 3 रूप कौन-कौन से हैं? पहला रूप तो है शक्ति की आराधना का है, जिसमें स्त्रियाँ मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमते हुए नृत्य करती है। एक तो ये है। गरबे का दूसरा रूप का है रास के नृत्य के अंदर, जैसे राधा कृष्ण गोपियों का प्रणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है दूसरे रूप के अंदर। पहले रूप में तो क्या है, अ, मिट्टी का जो घड़ा होता है छिद्रित, उसके अंदर दीपक प्रज्वलित कर कर सिर पे रख के घूमते हैं। दूसरा किस टाइप में है, रास नृत्य के रूप में। और तीसरा कैसा है, लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंग, जैसे पणिहारी, नववधु की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण। अगला अपना आता है वालड़ नृत्य। वालड़ नृत्य कहाँ का है? सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। किसका है? सिरोही क्षेत्र के गरासियों का। और ये किनके द्वारा किया जाता है? स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। इसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, ये धीमे गति में होता है। इसमें अर्धवृत्त में किया जाता है ये नृत्य, पूरे वृत्त में नहीं किया जाता। दो अर्धवृत्त के अंदर बाहर तो पुरुष होते हैं और अंदर वाले आधे वृत्त के अंदर महिलाएं होती है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेगा और उससे क्या होगा, नृत्य जो शुरू होगा। अगला है अपना भवाई नृत्य। भवई नृत्य व्यवसायिक नृत्यों के अंदर है। भवाई नृत्य अपनी अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार या लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा के कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारों या तेज तलवार के कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी विशेषता है। यह उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी, ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। क्या क्या नाम से उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के अंदर प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत, तारा दयाराम और तारा शर्मा इसके कलाकार हैं। तो भवई नृत्य के हमने कलाकार कौन कौन से पढ़े हैं? रूप सिंह शेखावत पढ़े, दयाराम और तारा शर्मा। और ये उदयपुर क्षेत्र में किस नाम से प्रसिद्ध है? शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी और ढोला मारू। ये एक व्यावसायिक नृत्य है जो अपने 8 मटके सर के ऊपर देखते हैं या तलवार पे कांच के टुकड़ों पर चलते हैं, गिलास थाली के किनारों पर डांस करते हैं। वो कौन सा नृत्य है? अपना भवई नृत्य है। अगला है अपना तेरह ताली नृत्य, जो कामर जाति द्वारा किया जाता है। कामर जाति तेरह ताली नृत्य से बाबा रामदेव जी का यशोगान करती है। कामर स्त्रियां मेले व उत्सवों में तेरह ताली का प्रदर्शन करती है। पुरुष हाथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। पुरुष तो क्या करते हैं? वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा? मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। यह 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। कितने मंजीरों का प्रयोग होता है? 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 9 मंजीरे दाएं पांव पर, दो हाथों के दोनों ओर ऊपर कोहनी पर तथा एक एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो हमने कौन कौन से मंजीरे पढ़े? हमने पढ़े कि इसमें 13 मंजीरे होते हैं। 13 मंजीरे होते हैं। ये अपना हाथ है। तो इसने क्या बताया? 9 मंजीरे तो हैं दाएं पांव पर, 9 मंजीरे तो हैं, ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड, तो 9 मंजीरे तो इस पर ही है। ये हो गए 9 मंजीरे। ठीक है। और दो हाथ के दोनों और ऊपर कोहनी पर है, दो कोहनी के ऊपर है। ठीक है। और एक एक तो कहां पर है? हाथ पर। ये ऐसे 13 अपनों ने पढ़ लिए। आगे है कि कलाकार कौन से हैं? एक है मांगी बाई, एक है लक्ष्मण दास। ये 13 ताली के प्रमुख कलाकार है। कौन कौन है? मांगी बाई और लक्ष्मण दास कलाकार है। और अपनों ने ऊपर बवई के कलाकार पढ़े थे कौन से? रूप सिंह शेखावत, दयाराम और ताराबाई। और मांगी बाई, लक्ष्मण दास किसके हैं? 13 ताली के अंदर है। फिर है कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? गुलाबों ने देश विदेश में पहचान बनाई है। अगला है अन्य नृत्यों में नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मन्ना, घूमरा आदि भीलों के नृत्य हैं। तो भीलों के नृत्य कौन से आए हैं अपने? भीलों के नृत्य आए हैं नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मन्ना, घूमरा। फिर आगे अपने पढ़ते हैं घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदड़। ये किसके नृत्य हैं? गरासियों के नृत्य हैं। किसके हैं? गरासियों के नृत्य हैं। तो घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदड़ ये किसके हैं? गरासियों के। तो कैसे याद करेंगे इसे अपने? अपने को फटाफट फटाफट बोलना है। मंदल वद मंदल वल्लर ज्वार, कूद, जवारा, मोरिया।
या फिर इसकी एक और अपने ट्रिक करें। क्या ट्रिक है गैर के नृत्यों ग्रासिया के नृत्यों की? मोजा माँ कूद लूं वाल, कूद लूं वाल, वॉल यानी कि दीवार को अपने वॉल कहते हैं ना वो। ये ग्रासिया है, वो क्या कह रहा है कि मैं मौज मौज के अंदर क्या है अपने जो वॉल है उसको कूद सकता हूँ। क्या? मोजा माँ कूद लूं वाल, तो वाल से वालर, लू से लूर, कूद से कूद, माँ से मोरिया, मन मांदड़, माँ से मांदड़, मो से मोरिया, और जा से जवारा। तो मो से क्या हो गया अपना मोरिया, जा से जवारा, माँ से मांदड़, कूद से कूद, लूर और ये वालर। आगे है इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, शंकरिया, चक्री, ये किसके नृत्य हैं? कालबेलिया के नृत्य हैं। तो कालबेलिया के नृत्य कौन से पढ़े हैं? इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, शंकरिया, चक्री, ये किसके पढ़े अपनों ने? कालबेलिया के नृत्य पढ़े हैं। आगे चलते हैं। चरी, झूमर आदि गुर्जरों के तथा मछली नृत्य बंजारों द्वारा किया जाता है। चक्री, धाकड़ कंजरों के तथा शिकार नृत्य सहरिया जाति का लोक नृत्य है। मावड़िया कथोड़ी जाति के लोक नृत्य हैं। अब उन्होंने कई जातियां पढ़ ली, जैसे कथोड़ी जाति का पढ़ा उन्होंने मावड़िया, सहरिया जाति का अपनों ने पढ़ा शिकार नृत्य, और कंजरों के अपनों ने पढ़े चक्री और धाकड़। ये अपनों ने किसके पढ़ लिए? इन जनजातियों के लोक नृत्य पढ़ लिए। अब अपना आगे टॉपिक शुरू होता है लोक नाट्य। लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। लोक नाट्य की कथाएं, संवाद व गीत लोकमानस में प्रचलित व उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये जन सामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐसे ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कथाओं के साथ साथ राजनीतिक, शासन व्यवस्था व अद्यतन घटनाक्रम को भी इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के लोक नाट्य बहुरूपी और बहुरंगी है। अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में भीलों, मीणों, बंजारों, सहरियों और गरासियों की रंगमय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं में आस्था, जीवंत नृत्यों, नाट्यों तथा रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य सरगड़ा, नट, मिरासी, भाट व भांड नामक पेशेवर जातियों के लोगों के द्वारा किया जाता है। कौन सी पेशेवर जातियां ये मनोरंजन के लिए? सरगड़ा, नट, मिरासी, भाट और भांड। इनके वार्तालाप व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं इनके वार्तालाप। और ये कहाँ के लोगों के लिए? मरुस्थलीय लोगों के लिए है। अलवर भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और यूपी के लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। धौलपुर, सवाई माधव आदि क्षेत्रों के लोक नाट्यों पर ब्रज भूमि की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये जिनसे टच हो रहे हैं ना उनका इनके प्रभाव प्रभाव आ रहा है। अलवर हरियाणा किसके पास में? अलवर भरतपुर किसके पास है? हरियाणा उत्तर प्रदेश के पास। तो उसके पर राजस्थान में है तो राजस्थान को तो इफेक्ट होएगा ही, हरियाणा यूपी का भी इफेक्ट है। फिर जो धौलपुर सवाई माधोपुर है वो किसके पास में पड़ रहे हैं? वो यूपी के पास में पड़ रहे हैं, तो ब्रज मतलब ब्रज के पास में पड़ रहे हैं, जो ब्रज एरिया है तो उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी अपने पहले पढ़ेंगे ख्याल। ख्याल के अंदर हम पढ़ते हैं 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल थे। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती है, जिनमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिया है। इनमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। इन ख्यालों में कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार है। तो अपने यहाँ पे अलग अलग ख्याल पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें अपने पहली ख्याल कौन सी है? कुचामणि ख्याल। कुचामणि ख्याल का प्रवर्तन प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छी राम ने किया है। तो कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया है। लच्छी राम द्वारा रचित ख्यालों में चांद नीलगिरी, राव रिडमल तथा मीरा मंगल प्रमुख है। तो लच्छी राम की ख्यालें कौन सी है? चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल। ये इंपॉर्टेंट है। उगम राव जी भी कुचामणि ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी है। और ये तो है क्या? प्रवर्तक है। दूसरे कौन से नाम आ रहे हैं? उगम राम, उगम राज, ये एक आ रहे हैं कुचामणि ख्याल के एक और। इस शैली की विशेषताएं क्या है? किसका रूप ओपेरा जैसा है? किसका रूप ओपेरा जैसा है? कुचामणि ख्याल का रूप ओपेरा जैसा है। लोकगीतों की प्रधानता है इसमें। इसका प्रदर्शन कैसा हो रहा है? खुले मंच पर इसका प्रदर्शन हो रहा है। इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता है। वो अपना जो श्रृंगार है वो स्त्रियों जैसा कर लेते हैं। तो अभिनय किसके द्वारा किया जा रहा है? पुरुषों द्वारा ही किया जा रहा है स्त्री चरित्रों का अभिनय भी। इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोलक व सारंगी वादक प्रमुख सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है। सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं।
तो क्या क्या पढ़ा? इसका रूप ओपेरा जैसा है, लोकगीतों की प्रधानता है, खुले मंचों पर हो रहा है, स्त्री का रोल पुरुष निभा रहे हैं, और ये वादक का इनका प्रयोग हो रहा है। दूसरा अपना आता है क्या? शेखावटी ख्याल। चिड़ावा के निवासी नानूराम इस शैली के प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो शेखावटी के कौन आ रहे हैं? नानूराम। नानूराम, और ये हैं कहाँ के? चिड़ावा के। चिड़ावा के कौन है? नानूराम। वो कौन सी ख्याल है? शेखावटी ख्याल। उनके स्वरचित ख्यालों में प्रमुख है कौन सा? हीर रांझा, हीर चंद, हरिचंद, भर्तृहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण, आल्हादेव। तो ये ख्यालें किनकी है? नानूराम की है। वापस पढ़ते हैं ख्यालें। कौन कौन सी ख्याल है? हीर रांझा, हरिचंद, भर्तृहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण, आल्हादेव। इस लोकनाट्य शैली की विशेषताएं हैं क्या? प्रभावी पद संचालन, संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन, वाद्य में यूज हो रहा है हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा, ढोलक। इन सभी का इसमें प्रयोग हो रहा है। शेखावटी इलाके के नानूराम के शिष्या दुलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय हैं। गीत में संवाद उनके ख्यालों के ऐतिहासिक साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दुलिया राणा के परिवार के लोग इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। तो अपनों ने शेखावटी ख्याल में कौन कौन पढ़े? एक तो नानूराम पढ़े, और दूसरा आदमी कौन सा पढ़ा हमने? दुलिया राणा। कौन? दुलिया राणा। इसका जो व्यय है वो दुलिया राणा के परिवार के लोग इन ख्यालों का व्यय वहन करते हैं। तीसरा आता है अपना जयपुरी ख्याल। गुणीजन खाला के कलाकार, कहाँ के? गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते थे। इस ख्याल की कुछ निजी विशेषताएं हैं जो अन्य ख्यालों से भिन्न है क्या? स्त्री पात्रों की भूमिका निर्वहन स्त्रियां भी करती थी। कौन? स्त्रियां भी स्त्री पात्रों की भूमिका करती थी, मतलब पुरुष भी करते थे और स्त्रियां भी करती थी, तभी भी का प्रयोग हुआ है ना। और अपनों ने कुचामणी ख्याल में क्या पढ़ा? कि स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता था। इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावना है। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेश है। तो किसके अंदर समाचार पत्रों, कविता, संगीत का है? जयपुरी ख्याल के अंदर है। इस शैली के लोकप्रिय ख्याल कौन है? जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तंबोलन। ये इसके प्रमुख ख्याल है। और गुणीजन खाना के लोग जयपुरी ख्याल में भाग लेते थे। हेला ख्याल। अगली कौन सी है? हेला ख्याल। हेला ख्याल हो कहाँ पर रही है? दौसा, लालसोट व सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। कौन सा? हेला ख्याल। तो अपने कैसे कहते हैं? लाल ने हेलो दो सा। क्या? लाल ने हेलो दो सा। अपने किसी को कह रहे हैं कि जो आपका लाल है ना उसको बुलाओ, उन्हें हेलो दो। तो लाल से लाल सोट, ने से कुछ नहीं है, हेला से हेलो, हेला ख्याल, और दोसा से दोसा। तो लाल सोट दोसा हेला ख्याल। इस ख्याल के प्रमुख प्रेरक शायर हेला थे। कौन थे? शायर हेला। तो प्रमुख प्रेरक कौन है? शायर हेला। बम यानी कि बड़ा नगाड़ा के प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है। कि तो सीधा प्रश्न आ जाए कि किस ख्याल का प्रारंभ एक बम के साथ होता है, यानी कि बड़े नगाड़े के साथ आता है। तो वो कौन सी ख्याल है? हेला ख्याल है। साथ में नौबत बजाया जाता है। तो इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग हो रहा है? नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग हो रहा है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता क्या है? हेला देना लंबी टेर के साथ, हे ऐसे, मतलब लंबी टेर के साथ में उसको बुला रहे हैं। अगला क्या है? कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल कहाँ के है? करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा यहाँ का प्रसिद्ध है। कौन सी ख्याल है? कन्हैया ख्याल है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कहन कहा जाता है, और पात्र क्या है? मेडिया। तो मेडिया क्या है? पात्र। मेडिया क्या है? पात्र है। किसका? कन्हैया ख्याल का। और जो कथा कही जा रही है उसे क्या कह रहे हैं? कहन। कहन, कहन क्या है? कथा। किसकी? कन्हैया ख्याल की। और हो कहाँ पे रही है? करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा। अगली कौन सी है? तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सी है? तुर्रा कलंगी ख्याल। कहाँ की है? मेवाड़ की। मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंगी की रचना की। तुर्रा का मतलब है शिव, यानी कि तुर्रा का मतलब क्या है? शिव। और कलंगी का मतलब क्या है? पार्वती। ये प्रतीक हैं। कलंगी किसका? पार्वती है। कलंगी किसका प्रतीक है? पार्वती का। और तुर्रा किसका प्रतीक है? शिव जी का। तुकनगिर तुर्रा के तथा शाह अली कलंगी के पक्षकार थे। तो जो अपने दो नाम पढ़े, शाह अली और तुकनगिर, तो जो तुकनगिर है वो तुर्रा के त, और शाह अली बचा हुआ क्या है? कलंगी उसके है। इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रमुख माध्यम काव्य में रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जाना जाता था। तो काव्य में रचनाएं दंगल कही जाती थी। किसमें? तुर्रा कलंगी ख्याल के अंदर। इन संवादों को बोल कहते थे, और जो संवाद होते थे उन्हें क्या कहते थे? बोल।
जो काव्य में रचनाएं थी वो थी दंगल, और जो संवाद थे वो थे बोल, और ये काव्यात्मक होते थे। तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी का ख्याल था। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है, ये व्यावसायिक नहीं है, कैसा है, गैर व्यावसायिक है। इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसके राजस्थान शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इस लोकनाट्य में दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है। इसमें चंग बजाया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा यूज हो रहा है इसके अंदर, चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग हो रहा है। इस खाल के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ तथा नीमच। नीमच का है, एमपी के अंदर है। ये इसके प्रमुख केंद्र हैं, किसके, तुर्रा कलंगी के। इन स्थानों पर इस खाल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन है, सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराजन और ठाकुर ओंकार सिंह। ये कौन कलाकार कौन कौन से आए हैं अपने, सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह। ये किसके आए हैं, तुर्रा कलंगी के आए हैं। अगली अपनी शुरू होती है गवरी। अभी तक अपने पढ़ रहे थे ख्याल, अब अपनी शुरू है क्या, गवरी। वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ के भीलों की गवरी अनूठी है। किसकी है, मेवाड़ के भीलों की है। इसमें पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती है। गवरी एक धार्मिक लोक नृत्य है, कैसा है, धार्मिक है, जब शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। किसकी कथा पर आधारित है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, मेवाड़ के भीलों की है ये। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण एकम को खेड़ा देवी से भोपा गंवरी मंचन की आज्ञा लेता है। जो भोपा होता है ना, वो गौरी मंचन की आज्ञा लेता है, किससे, खेड़ा देवी से। कब, रक्षाबंधन के दूसरे दिन, यानी कि भाद्रपद के कृष्ण एकम को। इसके बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं। पात्र मंदिरों में धोख देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरव जी को स्मरण करते हैं। गौरी 1.25 महीने तक खेली जाती है। गौरी कितने टाइम खेली जाती है, 1.25 महीने तक खेली जाती है। इस अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जी का निषेध होता है। तो ये पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, गौरी से रिलेटेड है। क्या क्या, एक तो है जब भोपा होता है वो गौरी मंचन के लिए खेड़ा देवी से आज्ञा लेता है, और शुरू कब होता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन, यानी कि भाद्रपद कृष्ण एकम से। इसमें पत्रों में धोख देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरव को स्मरण करते हैं। गौरी कितने टाइम खेली जाती है, 1.25 महीनों तक खेली जाती है, 1.25 महीने तक। इसमें शराब, मांस और हरी सब्जियां भी निषेध होती है। जिस गांव से गौरी आरंभ होती है वही गांव इसका खर्चा वहन करता है। जयपुरी ख्याल, जो शेखावटी ख्याल थे उसके अंदर कौन व्यय कर रहा था, उठा रहा था, तो जो दुलिया राणा थे उनका परिवार उसका व्यय उठा रहा था, किसका, शेखावटी ख्याल का। और गवरी के अंदर खर्चा कौन उठा रहा है, जिस गांव से ये मंचन शुरू हो रहा है। गवरी का मुख्य पात्र बुढ़िया भस्मासुर का जप होता है, बुढ़िया भस्मासुर का। राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। कौन, राया किसका प्रतीक है, पार्वती और विष्णु का। झामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। झामटिया क्या है, वो लोक भाषा के अंदर कविता पाठ करता है। खड़किया उसे दोहराते हुए जोकर का काम करता है, कि जो झामटिया है वो तो कविता का पाठ कर रहा है, और खड़किया का क्या करेगा, जो कविता का पाठ कर रहा है ना उसको बार बार दोहराकर जोकर का काम कर रहा है। बुढ़िया खटकड़िया के संवाद में पूरक बनता है। अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। गवरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, तो ये कैसा है, पुरुषों का नृत्य है, पुरुषों का है लोकनाट्य, कौन सा, गवरी। इसमें गणपति, भमरिया, भेयावड़, मीणा, कान गुजरी, जोकी, खाड़लिया भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी तथा माता और शेर के खेल होते हैं। ये जो हमने खड़किया पढ़ा था ना, इसे कुड़कड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कुड़कड़िया भी कहते हैं। जो अपने खड़खड़िया पढ़ा था, इसे कुड़कड़िया, क्या, कुड़कड़िया, इसे कुड़कड़िया भी कहते हैं। पेपर में सीधा कुड़कड़िया आया तब भी अपनों को पता होना चाहिए कि कुड़कड़िया क्या कर रहा है। जो सीधा कुड़कड़िया है वो क्या है, जोकर का काम कर रहा है, और जो बूढ़िया कुड़कड़िया होता है वो पूरक का काम करता है संवाद के अंदर। आगे चलते हैं। आगे अपने पढ़ेंगे रम्मत। अपनों पढ़ ली ख्याल, गवरी, अब पढ़ेंगे अपने रम्मत। होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोकानुरंजन राजस्थान में प्रचलित है उसमें रम्मत एक विशिष्ट है। रम्मत जैसलमेर, फलोदी तथा बीकानेर के प्रमुख रूप से आयोजित होती है। तो रम्मत कहाँ पर हो रही है, फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर के अंदर। फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर में हो रही है, क्या हो रही है, रम्मत। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों एवं महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया गया है। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुगा महाराज, तेज कवि, जिसे जैसलमेरी आदि रमतों के प्रमुख रचयिता है। तो रमतों के रचयिता उन्होंने कौन कौन से पढ़े, मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुगा महाराज और तेज कवि। तेज कवि जो है ये इंपॉर्टेंट है।
किससे संबंधित अपने पढ़ रहे हैं? ये रम्मत से संबंधित पढ़ रहे हैं। कौन कौन से राम? मनीराम, तुलसीराम, फागु महाराज, सुआराम और तेज कवि आदि रम्मतों के प्रमुख रचयिता है। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। रम्मत का अखाड़ा किसने शुरू किया? तेज कंपनी ने, श्री कृष्ण कंपनी के नाम से। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की और उसे महात्मा गांधी को भेंट कर दिया। तो स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की है? तेज कवि ने। किसने? तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना की है। रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यता। इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोकनाट्य के रूप में लिए हुए है। रम्मत की मूल ऊर्जा टेरिये होता है। रम्मत की मूल ऊर्जा क्या है? टेरिये। रम्मत की मूल ऊर्जा क्या है? टेरिये। रम्मत की मंच योजना खुले मोहल्ला या मंडी बाजार के चौक में होती है। योजना कहाँ होती है? खुले मोहल्ले में हो रही है या मंडी में हो रही है, यानी कि बाजार के चौक पे। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, तबला, झांट, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि लेकर कोने में बैठते हैं। टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। बीकानेर की रमतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रमत, बिस्सों की चौक की चौबेल नौटंकी की रमत, किकाणी व्यासों के चौक की जमुना दास की रमत, ये प्रसिद्ध है। तो बीकानेर के अंदर अपनों ने कौन कौन सी रमत पढ़ी? बीकानेर में हमने पढ़ी आचार्यों के चौक की अमर सिंह राठौड़ की रमत, बीसों के चौक की चौबेर नौटंकी की रमत और किकाणी व्यासों के चौक की जमुना दास की रमत पड़ी है। आगे चलते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे क्या? तमाशा। तमाशा कहाँ का फेमस है? जयपुर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? जयपुर का। यहाँ यह महाराजा प्रताप सिंह के काल से शुरू हुआ था। तो जयपुर में जो तमाशा है वो कब से शुरू हुआ? महाराजा प्रताप सिंह के काल से शुरू हुआ। भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोक मंचन करता है। तो कौन सा परिवार? भट्ट परिवार जो है वो परंपरागत रूप से तमाशे का मंचन करता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशे हैं। गोपीचंद और हीर रांझा क्या है? तमाशे हैं। तमाशा है कहाँ पे? जयपुर में। भट्ट परिवार प्रताप सिंह के काल से शुरू हुआ है। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। तो अखाड़ा क्या है? तमाशे का जहाँ पर मंचन हो रहा है खुले मंच पर, वो क्या कहलाता है? अखाड़ा। संगीत, नृत्य और गायन इन तीनों में तमाशे की प्रधानता होती है। अगला है स्वांग। लोक नाट्यों में स्वांग की भी परंपरा है। स्वांग का अर्थ है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र या देवी देवताओं की तरह मेकअप करना व वेशभूषा धारण करना। स्वांग गांवों में अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार बहरूपिया कहलाता है। क्या कहलाता है? बहरूपिया। बहरूपिया किसका कलाकार कहलाता है? स्वांग का। इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार कौन है? केलवा का परशुराम। तो स्वांग के कलाकार किसका नाम आया है? केलवा के कौन है? परशुराम। किसके कलाकार है? स्वांग के। इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड भीलवाड़ा ने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। ये जो हमने पढ़ा है केलवा का परशुराम, तो केलवा कहाँ आ रहा है? उदयपुर में। तो इसके अंदर अपनों ने दो पढ़े। एक तो कौन पढ़े? परशुराम। और क्या पढ़े? जानकी लाल भांड। किससे संबंधित है ये? स्वांग से संबंधित है। दूल्हे की बारात जब लड़के वाले के यहाँ जाती है तो पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? टूंटिया, टूंटकी या खोड़िया निकालना। क्या कहते हैं? टूंटिया, टूटिया, खोड़िया निकालना। सीधा पूछा जाए टूंटिया क्या है? टूंटिया क्या है? ये एक प्रकार का स्वांग है जो वर वधु के नकल के रूप में किया जाता है। किसके द्वारा? वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वधु नहीं, वर पक्ष की महिलाओं द्वारा। इसमें एक महिला वर तथा दूसरी महिला वधु बनती है तथा उनकी नकली विवाह कराया जाता है। एकमात्र उद्देश्य है असली वर वधु को आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना। अगला क्या है? लीला नाट्य। राजस्थानी लोक नाट्य में लीला नाट्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला तथा रामलीला के अतिरिक्त लीलाओं को कुछ और रूप भी प्रचलित होते हैं, जैसे रावलों की रामत, रम समया, गवरी, सनकादिकों की लीलाएं। सनकादिकों की लीलाएं कहाँ की फेमस हैं? ये है चित्तौड़। गरासियों की गौड़ लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीला। रास लीलाओं में श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोणा, हरदोणा, गुंडा आदि में रास लीला की अनेक मंडलियां हैं। रामलीला का प्रमुख प्रयोजन भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवंत चित्रण है। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पाटुदा तथा बिसाऊ की अपनी अलग पहचान है। भरतपुर, पाटुदा और बिसाऊ की क्या है? पहचान है। बिसाऊ कहाँ पर है? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। बिसाऊ की रामलीला किसके लिए प्रसिद्ध है? कि ये मूक रामलीला है। मूक रामलीला है।
मूक यानी कि जिसके अंदर कोई डायलॉग वो बोल कर नहीं दे रहे, मूक है वो, चुपचाप दे रहे हैं डायलॉग। मीम एक्ट, जैसे माइम एक्ट कहते हैं ना वो। गौर का आयोजन गरासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है। तो गौर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? गरासियों द्वारा को वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को किया जा रहा है बख्योर की गणगौर के रूप में। इसमें लकड़ी की गौर और हंसर को गरासिया स्त्रियां अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। इस बीच में पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। फिर है सनकादिकों की लीलाएं, जो मैंने बताई थी, कहाँ की फेमस है? चित्तौड़ की। कहाँ की? चित्तौड़ की फेमस है। इन लीलाओं के प्रमुख अखाड़े घुसुंडा तथा बस्सी है। ये कहाँ है? चित्तौड़ में ही है। घुसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप एवं रसादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए जाते हैं। बस्से में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि की झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। अगला क्या पढ़ेंगे अपना? नौटंकी। धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में नौटंकी खेल प्रचलित है। कहाँ पर? धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के उत्तर पूर्व में। नौटंकी के नाटकों के रूप में बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भरथरी आदि प्रमुख हैं। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों तथा लोकोत्सवों के मौकों पर इनका आयोजन करवाया जाता है। अगला क्या है? चार बेंत। चार बेंत कहाँ पर किया जाता है? टोंक का फेमस है। कहाँ का है? टोंक का फेमस है। यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। किसके रूप में खेला जाता है? संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खां निहंग द्वारा किया गया था। तो चार बेंत की शुरुआत की किसने है? करीम खां निहंग ने शुरू की है। किसने? करीम खां निहंग ने शुरू की है। ये संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। और उस टाइम नवाब कौन था टोंक का? नवाब फैजुल खां था। इस लोक नाट्य में गायक डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात कहता है। अब अपने शुरू होते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमने क्या किया था? शिखा पर गेंद मारी थी, तो शेखावटी। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह पर किया जाता है। ये कैसा है? व्यवसायिक नृत्य है। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? जालोर से। क्या हमने क्या किया था? ढोल में जाले लग गए थे। और इसका प्रकाश में कौन लाए थे? जय नारायण व्यास। कौन लाए थे? जय नारायण व्यास इसको प्रकाश में लेकर आए थे। लच्छे राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? लच्छे राम का संबंध है किससे? कुचामणी ख्याल से। चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। और हमने ये पढ़ा लच्छे राम का संबंध किससे है? कुचामणी ख्याल से। और किसका संबंध है? उगम राज का। उगम राज। और ये कुचामणी ख्याल है कहाँ की? ये देखा जाए तो नागौर की। नागौर की। ये हमारा जो आज पाठ 8 है वो शुरू हो गया। ये बाकी प्रश्नों को आप अपनी एक बार ऊपरी नजर से देख लें कि किसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग हो रहा है, कौन से संप्रदाय से है। जैसे नृत्य कौन से हैं? जसनाती से है, भवाई के कलाकार बताने हैं। तो हमारा जो चैप्टर है 8वां वो हो गया है खत्म। अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी पार्ट 7 की। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।